नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है ज़ोमैटो। देखिए ज़ोमैटो के ऊपर जब मार्केट में ज़ोमैटो लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद कंपनी के ऊपर बहुत बुरी तरीके से हालत खराब हो गया था। एक बार मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं ज़ोमैटो जब लिस्टिंग हुआ था तब इसका प्राइस कुछ इस तरीके से हाई लेवल में गया था 168 के आसपास। उसके बाद देखिए कंपनी गिरते हुए कहाँ तक आ गया था? अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 40 आप एकदम लोअर साइड को देखो तो 39 के आसपास। तो सोचिए 168 से लेकर 39 तो ओवरऑल कितना करेक्शन हुआ था? ओवरऑल अगर मैं टॉप से ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 75% क्रैश हो गया था 75%। तो सोचिए अभी वही लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ, करंट लेवल तक भी देखूँ तो कितना है? ऑलमोस्ट 300%। तो 300% 325% के आसपास। अगर करंट लेवल तक देखूँ तो 400% तक चला गया, 450% के आसपास। तो ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि इसके पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि ज़ोमैटो कोई बेकार कंपनी नहीं है। ज़ोमैटो का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। मैं पिछले दिनों में भी ज़ोमैटो का एक किस्सा आपको बताया था कि ज़ोमैटो हमेशा कस्टमर के बिहेवियर से, कस्टमर के ओपिनियन से काम करता है। कस्टमर ने जो रिकॉल किया, मतलब कस्टमर ने जो कंप्लेन किया, उसको वो रिसर्च किया, क्या सही में वो कस्टमर के लिए प्रेफरेबल है, तो उसके ऊपर जल्द से जल्द वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि मैं पिछले दिनों में एक आपको बताया था, एक न्यूज़ के माध्यम से बताया गया था कि ज़ोमैटो के जो फाउंडर है, उन्होंने खुद कहा कि सिर्फ एक कस्टमर ने कंप्लेंट किया कि जो प्रोडक्ट मैं ऑर्डर करता हूँ, ध्यान से सुनना, जो प्रोडक्ट मैं ऑर्डर करता हूँ, उसका उसका हिस्ट्री मेरे फ़ोन में रह जाते हैं। मतलब ऐप्स में देखने को मिल जाता है मैं कब-कब, कौन-सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया हूँ। तो इसमें होता क्या है, मेरी जो वाइफ़ है, वो घर में जब नहीं होते हैं, तब मैं ऑर्डर करता हूँ और वाइफ़ आकर मेरा फ़ोन चेक करके देख लेते हैं, मैं क्या-क्या ऑर्डर किया हूँ। यहाँ पे दिक्कत वाला बात यही है कि मैं ऐसे नहीं रखना चाहता। अगर ऐसे मतलब होगा तो मैं ज़ोमैटो ऐप्स को डिलीट करने वाला हूँ। कस्टमर को कुछ इस तरीके से मैसेज था। तो फाउंडर ने उसको फाइंड आउट किया और फाउंडर ने वो पूरा का पूरा ऑप्शन डिलीट ऑप्शन दे दिया कि कोई भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर रहे हैं तो उसके बाद आप ऑर्डर होने के बाद आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए एक एक कस्टमर के बेसिस के ऊपर जब भी काम किया जाता है ना, कोई भी कंपनी अगर काम करते हैं ना, तो हमेशा उस कंपनी टॉप लीडर में होते हैं। तो इसीलिए आज सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर ज़ोमैटो के पास है। ज़ोमैटो आज सबसे लीडर प्लेयर है इस फ़ील्ड में, क्योंकि इस फ़ील्ड में डंज़ो भी है, साथ ही साथ स्विगी भी है और भी बहुत सारे अलग-अलग कंपनीज़ हैं। फिर भी ज़ोमैटो को टक्कर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ज़ोमैटो खुद के बिज़नेस के साथ-साथ अलग-अलग जो इन्वेस्टमेंट किया है, अलग-अलग जो सब्सिडियरीज़ कंपनी है, वहाँ पे भी जो लॉस मेकिंग सिचुएशन था, उसको प्रॉफ़िट में कन्वर्ट कर रहा है। और फाइनली कंपनीज़ के ऊपर जो अपडेट है, वो मैं आपको दिखा दूँ कि ज़ोमैटो के आप देख सकते हैं, इंडियन ज़ोमैटो ऐप आफ्टर द रिपोर्ट्स ऑफ प्लेटफॉर्म फीस हाइक्स। मतलब जब से कंपनी भागना स्टार्ट किया, उसके पीछे रीज़न यही था कि कंपनी की जो खुद के प्लेटफॉर्म प्राइस है, उसको बढ़ा दिया। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का प्लेटफॉर्म प्राइस आपको देखने को मिलेगा। मतलब कंपनी के जो चार्जेस पहले लिया सॉरी, मतलब ज़ोमैटो के ऊपर जब आप डिलीवरी का ऑर्डर करते हैं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते थे, तो उसका जो डिलीवरी चार्जेस हुआ करता था, अभी वो चार्जेस बढ़ा दिया गया है। तो इसी कारण की वजह से शेयर में एक जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर ये चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस माना जाता है, क्योंकि कोई भी कंपनीज़ के ऊपर पॉजिटिवली जंप हो रहा है, मतलब कुछ कंपनीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ तो ग्रोथ आने वाला है। तो बेसिकली कंपनीज़ के ऊपर मैं पहले से ही एक पैटर्न्स के बेसिस में, जो इसका लाइफ टाइम हाई था, उसी पैटर्न्स के बेसिस में एक कप बने, उसके बाद 2 बार यहाँ पे हैंडल बने और फाइनली इसका टारगेट लेकर मैं चला हूँ अराउंड अराउंड 300 रुपीज़ के आसपास। तो ऑलमोस्ट मुझे कितना टारगेट मिला? ऑलमोस्ट जब एंट्री हुआ, एक्चुअली मेरे एंट्री कुछ इस तरीके से लेवल्स में है। क्यों? यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन तो हुआ था। उसके बाद मैं इंतज़ार किया कब रिटेस्ट करेगा, तो फाइनली रिटेस्ट किया और मैंने एंट्री लिया और एंट्री होने के बाद जो टारगेट निकल के आ रहा है, तो एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट लेवल तक देखूँ, तो अराउंड 76% के आसपास टारगेट बनेगा। फिलहाल के लिए कितना टारगेट मिल रहा है? फिलहाल के लिए 30% का टारगेट ऑलमोस्ट मिल चुके हैं, वो भी 55 दिनों में। तो देखिए, अगर कंपनी के ऊपर आपको भरोसा है, कंपनी में दम है, तो आज नहीं तो कल वो आपको प्रॉफ़िट देगा ही करके। क्योंकि कंपनी के ऊपर भरोसा मैं तब से स्टार्ट किया हूँ जब से कंपनी 2 करोड़ का प्रॉफ़िट से स्टार्ट किया था। जर्नी फर्स्ट टाइम कंपनी 2 करोड़ से प्रॉफ़िट स्टार्ट किया था। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके हर साल में कंपनी, हर क्वार्टर्स में कंपनी प्रॉफ़िट को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये गुड पॉइंट्स है, गुड अपडेट्स है, क्योंकि जो कंपनी लॉस मेकिंग था, फाइनली कंपनी 2024 में प्रॉफ़िट किया।
क्योंकि 1000 करोड़ 2000 करोड़ का लॉस कर रहे थे। अभी कंपनी 350 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी किया। तो जो लॉस मेकिंग कंपनी था उसका सेल्स का एंड प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत शानदार हो चुके हैं और यही ग्रोथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी होगा। तो बाकी आप समझदार हैं, इस चीज़ों को पहले समझिए उसके बाद काम करिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी देखिए DFS के पास जो 9% होल्डिंग था आज बढ़ के 54% होल्डिंग हो गया। तो जब इंस्टीट्यूशन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के साथ होल्ड कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका होगा। DS के पास कितना 15% होल्डिंग है, जो पहले 6% और 2% के आसपास होल्डिंग हुआ करता था। पब्लिक देखिए यही गलती करते हैं, पब्लिक को जब कंपनीज के ऊपर रहना चाहिए था तब वो माल बेच देते हैं, और जब उस कंपनी को और माल खरीदना नहीं चाहिए तब वो माल को खरीदारी कर लेते हैं। देखिए ओपिनियन पब्लिक को मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप एक बार कंपनीज के ऊपर फ्यूचर पर्सपेक्टिव व्यू देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ इस कंपनी में कितना दाम है। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी ने एक इंटरव्यू में, उन्होंने जो लास्ट इंटरव्यू दिया था और वो भी न्यूज़ चैनल में, तब उन्होंने खुद कहा था कि जो लोग अभी जोमेटो के ऊपर, जब तब एक्चुअली जोमेटो ऑलमोस्ट 60% क्रैश हो गया था हायर लेवल से, तब उन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से यही कहा था कि जो लोग आप माल बेचेंगे तो उसका हालत बहुत बुरी तरीके से खराब होने वाला है। तो टाइम आएगा, एक टाइम आएगा कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। सिर्फ अच्छा खासा ग्रोथ करेगा यही बात उन्होंने नहीं कहा था, सिर्फ यही कहा था टाइम आएगा, एक दिन टाइम आएगा, सिर्फ यही बात उन्होंने कहा था। आप जाकर उस रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, बड़े कोई इन्वेस्टर अगर कुछ इस तरीके से बातें कर रहे हैं तो उनके इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को आपको फॉलो अप करना चाहिए। तो मैं इसलिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। मेरे पास इस कंपनी के एज ए इन्वेस्टमेंट एज ए होल्डिंग दोनों ही तरीके से काम में करता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है स्विट्जरलैंड एनर्जी। तो स्विट्जरलैंड के ऊपर तो चार चांद लग चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बजट के ऊपर ये भी बता दिया कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ कराने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम करेंगे। और उसके साथ साथ स्विट्जरलैंड एनर्जी के ऊपर अच्छा खासा ये भी ग्रोथ हुआ, क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी शानदार आया, क्योंकि पिछले सालों की तुलना से कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स किया। और कंपनी एक्सपेंस मिटाने के बाद इस बार कंपनी पिछले सालों की तुलना से कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी किया। मतलब कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से पॉजिटिव देखने को मिला, जो कंपनी को ग्रोथ कराने के लिए, कंपनी को ट्रेंडिंग दिखाने के लिए काफ़ी है, कंपनी का अच्छा खासा जर्नी कराने के लिए काफ़ी है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बाकी आपके क्या ओपिनियंस है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। एज ए इन्वेस्टर देखिए स्विट्जरलैंड के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो म्यूचुअल फंड ने 1% होल्डिंग को बढ़ाकर 3.5% कर दिया। एफआईएस ने तो सारे हाथ पार कर दिए, 6% होल्डिंग को 7% होल्डिंग को 21% कर दिया, मतलब 3 गुना होल्डिंग को बढ़ा दिया। क्या वो लोग बेवकूफ़ है? बिल्कुल नहीं ना। तो देखिए हर कोई इंस्टीट्यूशन बाई करते चले जा रहे किसी कंपनीज के ऊपर, और वो कंपनी गिरेंगे नहीं, ऐसे होगा नहीं। मगर ये देखना है कि इंस्टीट्यूशन का परसेंटेज कितना लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे जोमेटो का अभी एग्जांपल दिया, पहले जोमेटो के ऊपर एफएस के पास होल्डिंग कितना था, ना के बराबर। आज 54% के आसपास होल्डिंग है, मतलब पूरा का पूरा स्टेक उसी के पास है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक ऑफ होल्डर एफआईस है। तो उसी तरीके से स्विट्जरलैंड के ऊपर भी देखिए, प्रोमोटर के पास तो ना के बराबर होल्डिंग है, 13%। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के प्रोमोटर के पास पहले होल्डिंग से ज़्यादा कंपनी का सबसे ज़्यादा प्लेजिंग था, 80% प्लेजिंग था। मतलब कंपनी खुद के शेयर को गिरवी रखकर क्या किया था, मार्केट से पैसा उठाए थे। तो प्रोमोटर ने क्या किया, उस गिरवी को मिटा दिया, मतलब उस कर्जे को मिटाकर खुद खुद का जो शेयर था उसको छुड़वा लिया, और अभी खुद के पास ही सेम टू सेम होल्डिंग है जो पहले था। तो स्विट्जरलैंड के ऊपर चार्ट के बारे में बात करें तो स्विट्जरलैंड का जो चार्ट निकल कर है तो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स पहले बना था, काफी ध्यान पैटर्न्स का, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद टारगेट को अचीव किया। अभी देखिए कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी का इसका एक एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस यहाँ पे था, अभी नेक्स्ट स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बहुत ऊपर है, उस रेजिस्टेंस तक जाने का वो कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी मेरा ट्रेड नहीं है, क्योंकि जब तक कोई पैटर्न न बने तब तक मैं कोई भी काम करता नहीं हूँ। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसके नाम है येस बैंक। फाइनली येस बैंक के ऊपर क्वार्टर रिजल्ट आ चुके हैं, उस रिजल्ट में बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिला। कंपनी के सेल्स भी मतलब रेवेन्यूज भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ पिछले सालों की तुलना से, पिछले क्वार्टर की तुलना से। और कंपनी के इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया। सब कुछ करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी साल भर में अच्छा खासा आया, बहुत शानदार नेट प्रॉफिट आया।
और सबसे बड़ी बात है कंपनी एनपीओ को इस बार कई हद तक कम किए। जो आज से लास्ट 10 ईयर्स का अगर सॉरी लास्ट 10 क्वार्टर्स का अगर डेटा दिखा दूं तो सबसे कम एनपीए इस बार देखने को मिला, जो कंपनी की ग्रोथ करने के लिए काफी है। अगर कंपनी का टिल टू मंथ देखूं तो मतलब लास्ट 12 मंथ्स का डेटा दिखा तो इसमें भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार देखने को मिला। कंपनी का जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से मुझे जो रिजल्ट में जो सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का प्रोविजन। तो प्रोविजन को अगर देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं पिछले साल में कितना था 36,000 और पिछले क्वार्टर्स में कितना था 47,000 और इस बार कितना हुआ 21,000। मतलब 221 करोड़ के आसपास, सॉरी 211 करोड़ के आसपास इस बार देखने को मिला। पिछली बार 470 करोड़ के आसपास, 470 करोड़ के आसपास और पिछले साल में कितना था 360 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल जो फिगर आउट है उस फिगर आउट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो प्रेशराइज है वो थोड़ा सा कम हुआ, इसीलिए येस बैंक के ऊपर एक बूस्ट देखने को मिला और येस बैंक इसीलिए एक लंबा जर्नी दिखाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे एक ट्रेड यहाँ पे मिल चुके हैं जो कुछ इस तरीके से एक डबल बाइंग का रेंज मिला 31% के आसपास, नीचे लेवल में टच हुआ, एंट्री हुआ और इस हाई लेवल तक मैं इंतजार करूंगा टारगेट पाने के लिए। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। तो एक छोटा सा कंपनी है, नैनो कैप टाइप 46 करोड़ की कंपनी है और इस कंपनी का गुड अपडेट ये है कि कंपनी 2021 में बोनस दिया था। अभी फिर से एक बार कंपनी 1:1 का बोनस यहाँ पे देने वाले हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।